वही तो बता सर वही आप मेरी बात सुनिए। वैसे मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा और सम्माननीय अध्यक्ष जी आप भी मुझे संरक्षण दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांना धुळे पिंपळगाव या राष्ट्रीय महामार्ग 3च्या कामांच्या संदर्भामध्ये प्रश्न विचारू इच्छिते। सदरच्या कामांचं रिन्युएशन जे आहे ते 2014चे 16ला झालेले आहे, 2019चे 22ला झालेले आहे आणि 2024चे जे रिन्युअल आहे ते आजपर्यंत झालेले नाही व अपूर्ण स्वरूपात दिसत आहे। प्री हँड ओ रिन्युअलचे मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, परंतु सदर कामाची सुरुवात देखील झालेली नाही। 4 रिन्युअलऐवजी 3 रिन्युअल झालेले आहेत। कंटिन्युअस लेंथ हे व्हायला पाहिजे, परंतु ती पॅचवर्कमध्ये ते काम झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे 42,680 झाडे प्लांटेशन याबाबत देखील कुठलीही नोंद नाही। निकृष्ट दर्जाची जी कामे आहेत त्याच्या संदर्भामध्ये कराराचं उल्लंघन हे झालेलं आहे। या अशा कारणामुळे माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की सदर कन्सेशनर, इंडिपेंडंट इंजिनियर आणि इतर सर्व दोषींवर कॅग ऑडिटच्या माध्यमातून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी। धन्यवाद अध्यक्ष। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रोजेक्ट 2010 में बीओटी में पूरा हुआ है। उसके बाद में पहला ओवरले जो था वो 2016 में वो 1 साल डिले हुआ, उसके लिए 16 करोड़ उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। दूसरा ओवरले 2021 तक 1 साल डिले हुआ, 7 करोड़ पेनल्टी इम्पोज की गई। तीसरा ओवरले प्रोग्रेस में है और उसमें से 56 किलोमीटर आउट ऑफ 118 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है और जो रेस्ट कंप्लीट करने का है पूरा जो बाकी है बैलेंस, उसकी जनवरी 2026 तक उसका पीरियड है और निश्चित रूप से इसके ऊपर अगर वो नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। कंसेशन पीरियड जो एंड होता है वो अप्रैल 2026 में होता है और इसलिए अप्रोप्रिएट रिकवरी उससे 4th ओवरले की जो है 115.61 करोड़ ये अथॉरिटी के तरफ से इसके अकाउंट में ली जाएगी। इसके ऊपर अभी ये 4 लेन के लिए रोड बना था, अभी इसका ट्रैफिक बढ़ा हुआ है और इसलिए ये आगे धुले से पिंपलगांव ये 6 लेन करने का प्रस्ताव भी डीपीआर उसका लगभग पूरा हुआ है और ये भी काम जैसा उसका ये हमको प्रोजेक्ट हैंडओवर होगा तो उसका टेंडर निकालकर वो भी काम पूरा होगा। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, मेरी मंत्री महोदय से फिर से मैं विनती करती हूँ कि जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर, कंसेशनर और जो इस काम में दोषी है उनके ऊपर कैग ऑडिट के माध्यम से कार्रवाई होंगी या नहीं। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, इसमें जब भी मेंटेनेंस के लिए उन्हें डिले किया है तो जैसे मैंने कहा कि 1 साल का डिले हुआ तो 16 करोड़ उसको पेनल्टी लगी। बाद में दूसरे ओवरले 2021 वो भी 1 साल डिले किया, 7 करोड़ पेनल्टी लगी। हाँ बता दिया तीसरा ओवरले भी बता दिया आप तो ऑलरेडी उसके ऊपर कार्रवाई और अभी तक क्वालिटी के बारे में जो आखिरी का है वो नहीं करेगा तो उससे वो भी पैसे काटेंगे और हमारे डिपार्टमेंट तरफ से वो काम पूरा किया जाएगा। थँक्यू सर। सर, आपला कोल्हापूर पुण्याचा जो रस्ता है, मराठी में आज तो अरे ट्रांसलेशन भैया नहीं बोला है, लैंग्वेज में बोलो, ट्रायल करना है सब। सर, कोल्हापूर से पुणे जो रास्ता जाता है तिथे पण आपला प्रोजेक्ट डिले झाला आणि नऱ्यामध्ये जे मध्ये ॲक्सिडेंट्स दिले, आपणही दिल्लीवरनं टीम पाठवली ॲक्सिडेंट प्रोन एरिया म्हणून, त्याच्यातून ॲक्सिडेंट्स खूप कमी झाले, पण मध्येही खूप मोठा ॲक्सिडेंट झाला। तर ते काम जे पुणे ते कोल्हापूरचं आहे ते काही कॉन्ट्रॅक्टर्सच्या अडचणीमध्ये आपण ब्लॅकलिस्टही केलं होतं, तर ते पूर्ण काम कधी होईल आणि नऱ्याच्या भागामध्ये अजून काही सुधारणा करता येतील का? कारण का त्याच्यात ब्लॅक स्पॉट्स आहेत आणि सातत्याने ॲक्सिडेंट्स आधीपेक्षा खूप कमी आहेत, पण ते शून्यावर आणण्यासाठी अजून आपल्याला काय करता येईल? थँक्यू सर। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, वैसे इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है पर पुणे से कोल्हापुर ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड है
इसमें से पुणे से सातारा ये विशेष रूप से पहले रिलायंस के पास था, अब उसको हमने टर्मिनेट करके रिप्लेसमेंट हुआ है और इस रोड का ऊपर अभी हम लोग फिर से नए अध्ययन कर रहे हैं। पुणे में जो वेस्टर्ली बाईपास था उसके सर्विस लेन को हम अपने बजट प्रोविजन से उसका काम हम शुरू किया है और ये पूरे पुणे से सातारा तक अच्छा करने के लिए 6000 करोड़ का डीपीआर हमने लगभग बनाया है और जल्दी ही हमारी डिपार्टमेंट की ओर से उसके ऊपर काम किया जाएगा। इसमें जो खंबाट की घाट की जो टनल है उसमें नई टनल, पहली पुरानी टनल थी जब मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर था महाराष्ट्र में तब बनाई थी। अब इसके बाद में आगे की टनल जो है 2, उसमें से एक टनल अब जल्दी हम ओपन कर रहे हैं। आगे सातारा के बाद कोल्हापुर तक ऑलरेडी उस काम को अवार्ड किया गया है। इस काम में थोड़ी सी दिक्कतें आई है, उसका अगले सप्ताह मेरे यहाँ रिव्यू मीटिंग भी है, पर इसमें जो सुझाव सम्माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोल्हापुर के थे और बाकी लोगों ने दिए उसको लिए है और ये भी प्रोजेक्ट निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश है और जल्दी ही ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट करके 1 साल के अंदर ये कंप्लीट करेंगे ताकि ये बीसीएस कॉरिडोर जो बेंगलोर की तरफ जाता है उसमें कोई तकलीफ नहीं रहेगी। श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आदरणीय मंत्री महोदय को शुभकामनाएं देता हूं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सामाजिक माध्यम में काफ़ी विस्तारित हुआ था कि एक हाईवे पे आपकी गाड़ी बहुत रफ्तार से जा रही थी और वो देख के हमें असम में ईर्ष्या हुआ क्योंकि असम में टोल गेट्स आ रहे हैं लेकिन हम 100 किलोमीटर या 130 किलोमीटर पर आवर हम गाड़ी वहाँ पे नहीं चला सकते क्योंकि क्वालिटी इतना ख़राब है, स्पीड ब्रेकर्स डैमेज। तो असम के लोग टोल दे रहे हैं पर उस क्वालिटी का जो हाईवे जो आपके वीडियोस में देखते हैं हमको नहीं मिल रहा। विशेष रूप से जोरहाट से डिब्रूगढ़, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, जोरहाट से डिब्रूगढ़ NH37 का बहुत ख़राब स्थिति है। आपने पिछले सत्र में जांजी का उल्लेख किया, जांजी का पार्ट ठीक है लेकिन जांजी वाला पार्ट आपके कहने के बाद वहाँ पे काम सुधार हुआ है, लेकिन जोरहाट से डिब्रूगढ़ बहुत लंबा डिस्टेंस है जिसमें जांजी के बाद जो जगह आती है डीमो मोरान बहुत ख़राब है। तो मुझे पता नहीं चल रहा कि लोग क्यों टोल दे रहे हैं जबकि एक NH37 जो जोरहाट डिब्रूगढ़ वही आज तक ठीक नहीं हुआ। मैं दोबारा आपसे दरखास्त करूंगा कि आप वहां के NHIDCL को बोलें कि काम तेजी से हो। धन्यवाद। ये NHIDCL अध्यक्ष महोदय काम कर रही है। सम्मान्य सदस्य जो तकरार कर रहे हैं वो सही है क्योंकि बरसात जब गिर गई तब रास्ता काफ़ी बिगड़ गया और वैसे उस काम के बारे में भी काफ़ी तकरारें थी। बाद में अनेक सदस्यों ने कहने के बाद उसकी इंक्वायरी भी की गई, उसमें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी कार्रवाई की गई, काफ़ी बातें रेक्टिफाई की गई है। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर ये रास्ता ठीक हो जाएगा। वॉर फुटिंग पर अब वो काम शुरू है। धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र की कुछ गंभीर समस्याएं जो इसी चीज़ से संबंधित हैं उनके बारे में उठाना चाहता हूं। ये सभापति जी बनारस से प्रश्न काल है सर, प्रश्न काल में ही इसी मुद्दे से संबंधित तो संक्षिप्त क्वालिटी की बात चल रही है सभापति जी, उसी मुद्दे बात कर रहा हूँ। संक्षिप्त में बोलना। अधूरे प्रोजेक्टों की बात चल रही है, उसी पे बोलूंगा। माननीय मंत्री जी, बनारस से आजमगढ़ के बीच जनपद जौनपुर में 18 किलोमीटर आज भी 2 लेन है, जबकि बनारस से लेके लुम्बिनी तक बौद्ध सर्किट के अंतर्गत ये सड़क आती है और वो 18 किलोमीटर चलने में अध्यक्ष जी घंटों लग जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो उस सड़क को यथाशीघ्र जो 4 लेन का आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसमें कंप्लीट करा दें। साथ ही साथ जनपद आजमगढ़ में एक कोटला जगह पर टोल है। माननीय मंत्री जी, मैंने लिख के भी दिया आपके अधिकारियों को, कोटला पे टोल लगा हुआ है, यही बनारस आजमगढ़ के बीच में। वहाँ टोल वालों का इतना आतंक है कि वहाँ पे जो आपस में लिंक रोड्स बने हुए हैं लोकल आजमगढ़ के अंदर के संपर्क मार्ग, उन संपर्क मार्गों पर बैरियर डाल दिया है। टोल वालों की इतनी आतंक गुंडई चल रही है वहाँ पर NHAI के नाम पर कि कोई संपर्क मार्ग से न गुजर सके। यहाँ तक माननीय अध्यक्ष जी दिक्कतें आ रही हैं कि बच्चों की स्कूल बसें भी उस संपर्क मार्ग से नहीं गुजर पा रही हैं। इस तरह का
NHAI का टोल की वसूली, पैसे के वसूली के नाम पर जो आतंक आजमगढ़ में मैंने देखा है, माननीय मंत्री जी कृपा करके आजमगढ़ वालों पर रहम करिए, बच्चों की स्कूलों की बसों को निकलने दीजिए, इतना आतंक न करवाइए, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट लास्ट कहूंगा, 1 मिनट अध्यक्ष जी, 1 मिनट सुन लीजिए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मान्य सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अभी हमने नई टोल के लिए टोल नाके ही ख़त्म कर दिए, केवल एंट्री रहेगी और नंबर प्लेट का फोटो लेंगे और फास्ट ट्रैक होगा और डायरेक्ट बैंक अकाउंट से टोल के उतने पैसे ही जहाँ से एंट्री की वहाँ से वही तो सर वही आप मेरी बात सुनिए। वैसे मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा और सम्मान्य अध्यक्ष जी आप भी मुझे संरक्षण दीजिए। 10 लाख करोड़ के काम चालू है, 4,500 प्रोजेक्ट, और प्रश्न केवल एक धुले से नासिक के बीच का है। अब मैं सब प्रोजेक्ट के डिटेल की जानकारी तो दे नहीं सकता, पर आप एक काम करिए कि मेरे क्वेश्चन आवर के दिन समाप्त होने के बाद सब अधिकारी यहाँ आते हैं, सब एमपीज आते हैं, तो आप आज भी आ सकते हो। मैं सामने आपके सामने बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा और अब ये टोल से समाप्ति हो जाएगी और इसके बाद ये कोई टोल रोकने वाले लोग नहीं रहेंगे, कोई कुछ नहीं रहेगा और ये सिस्टम में पहले 10 काम अब हमने अवार्ड कर दिए हैं, इसके बाद आगे चलकर ये 1 साल के अंदर लगभग हम पूरी तरह इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टोल पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 श्री के राधा कृष्णन 63। ऑनरेबल मंत्री जी, जवाब पटल पर रखा हुआ। ऑनरेबल माननीय सदस्य। Thank you, sir. Sir, Kozhikode Wayanad tunnel is a tin tube tunnel road project in the state of Kerala. This tunnel road is essential for the safe and all-weather connectivity between Kerala and Karnataka, especially considering the frequent landslide on the Tamarassery Ghat road. Sir, my question is, will the government commit to including this project under the Bharatmala or any other central scheme? Sir, Honorable Speaker, sir, this is one of the important tunnel road project. Actually, this Kozhikode Wayanad tunnel is being developed by Kerala government on state road from their own resources. MORT is responsible for the development and maintenance of only national highway. The proposal for any financial assistance still up till now, we don't have any proposal we received from Kerala government. Sir, regarding this, this is a very important project, and regarding in Kerala, the situation is really very, very crucial, because in Kerala, in all national highway, the urban development is already developed roadside, and it is very difficult to acquire the land. At the same time, there are a lot of demands from the people, member of parliaments, and that is to be also really very difficult to fulfill the demand. Regarding this section NH 766, there is also the Tamarassery Ghat also is there. So these are the crucial issues. Regarding some problems, regarding diversification of the road, first of all, there was no provision. Only we have just taken a very simple methodology using for making that alternative road. But now we have taken a decision that we will make that road with the concrete, and that is the reason that many of the problems we will resolve. Regarding the Ghat section, now we have there is a 90% angle by which we are developing, and that is to be dangerous, because in the rainy seasons it is a very difficult task. So now we are coming to conclusion, we will acquire more land, and we will at least maintain the land, the angle of 45 degrees. And at the same time, before starting the construction of the road, we will first giving priority for developing of that particular area, and after that we will start the construction.
Regarding the problem in Kerala, there are a lot of problems. We have appointed a special committee, technical committee, some people from IITs. We have already received the report, and after considering that report, we are also taking action. And there are a lot of chances and opportunity for us to use new technology, new innovation, in particularly in the road construction, in the tunnel, and we will see that the problem will be resolved. Thank you, sir. Sir, my second question. This question is out of main question. Sir, will the government take urgent step to complete the national highway roads in Kerala, especially my constituency Alathur? Not only constituency, which national highway is there, if you can tell me, then it will be easy for me to give the answer for that. What is the number of that national highway? Palakkad highway number. Sir, actually, in Kerala particularly, situation is really very, very challenging. Per kilometer, land acquisition costs come to 50 crore rupees per kilometer. Sir, previously, it was committed by the Chief Minister that the state government will contribute 50% of the land acquisition cost. So they also given us 5,000 crore. But it is very difficult from their state budget to give that much money for land acquisition. So after that, we consider that problem and the request from the state government, we give them a good proposal that whatever the GST on steel and cement on that particular road, the share of the Kerala government is 9% on that GST. That will be contributed from the state government for that project. Then the royalty for the aggregate, sand and stone, other things, that is also to be exempted, and by which we have find out some solution. And now there is no problem about the land acquisition. We have already resolved that. But the Kerala, the problem is that there is no land available for acquisition. And even in green alignment also there is a lot of problems. So today this Palakkad Kozhikode is also one of the important projects, new project. And we have already the project a proposal to be already submitted to the ministry, and we are now also working on it. We will make the pre-feasibility report, and positively we will try to resolve that issue, and that is the need of that particular region. So we are very positive about it. We will try to do it. Srimati Mahua Motra. Thank you, sir. Thank you, sir. With your permission, I'd like to bring the attention of the Honourable Minister to the deplorable state of the National Highway 12, which goes through from Calcutta till, it used to be National Highway 34, sir. It is now National Highway 12, which is basically the North Bengal, South Bengal. The condition of the road from Boro Jaguli till the Murshidabad border, going through the district of Nadia, after the monsoon, sir, is absolutely abysmal. There are huge craters, waterlogging. No repair has been done, sir. And also, due to the lack of service lanes and truck laybys, because of the dhabas and the petrol pumps, there are accidents happening every day with people trying to take illegal U-turns. If this is something that could be fixed at the earliest. Thank you so much, sir. Honorable Sir, the question is only related with the Kerala state government. This is the question, Honorable Member, which is already raised, is from West Bengal. Sir, I will request Honorable Member that after question hour, all officers are there. You come there, I will resolve your issue. Arvind Sawant. धन्यवाद सर। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराष्ट्र में मुंबई गोवा पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा चांद पर जितना खर्चा नहीं उससे ज़्यादा खर्चा रास्ते को हो गया है, फिर भी आज तक वो रास्ता नहीं पूरा हो रहा है, रास्ता ठीक नहीं हो रहा है। आप इसमें व्यक्तिगत रूप से अगर ध्यान दोगे तो ये काम होगा। मैं आपके द्वारा विनती करता हूँ, बहुत परेशान है लोग 10 बरस से, तो ये रास्ता कब होगा और किस तरह से होगा? धन्यवाद सर।
सर, ये सम्मान्य सदस्य जो कह रहे हैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये सही है। ये रास्ता 2009 में शुरू हुआ और मैं मंत्री 2014 में बना हूँ, तो ये पुराने स्टेट पीडब्ल्यूडी के उस समय के सरकार को दिया हुआ था, उन्होंने शुरू किया। यहाँ लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम थे, अभी तक बहुत कॉन्ट्रैक्टर बदल गए। क्या कारण है मालूम नहीं, काफ़ी कार्रवाई भी की गई, पर अब लगभग 89% काम पूरा हुआ है और इस साल अप्रैल के अंदर ये कंप्लीट रोड पूरा होगा और इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसको बहुत डिले हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ, अप्रैल के पहले पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 64 श्री माथे शरण VS। नो, माननीय मंत्री जी। इसका मेरे अध्यक्ष महोदय सवाल पटल पर रखा हुआ। माननीय सदस्य राजीव जी, राय जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं एक धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को बलिया मऊ के सैंक्शन करने के लिए, लेकिन मैं डरा हुआ हूं क्योंकि वाराणसी गोरखपुर राजमार्ग के बारे में कई बार मैंने आपसे व्यक्तिगत मुलाकात भी किया, लिख कर भी दिया और मेरे पास आश्वासन का पत्र भी है आपके मंत्रालय से कि 30 मई को पूरा हो जाएगा। कल मैंने कमेटी के बैठक में भी उठाया था, लेकिन अभी लगता है कि कोई उस पर काम नहीं हो रहा है। और जो सवाल जवाब आता है माननीय मंत्री जी, अन्यथा मत लीजिएगा कि वो बिलो द रेट किया इसलिए उसको हमने बंद कर दिया, ये बिलो द रेट किया। हमारे यहाँ जब से मैं पहली बार आपके यहाँ आया आज तक पता कर लीजिएगा उस रोड पर कितना एक्सीडेंट हो गया है। वो जेपी वाला भाग गया, पैसा सीज कर लिए, उससे आम जनता को लेना देना नहीं। हर रोज मर रहा है। रोज के पास जो फ्लाईओवर है सबसे खतरनाक है, कल मैंने आपके अधिकारियों को भी बताया। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है सर कि जो माननीय मंत्री जी ने पत्र लिखा था कि 30 मई तक पूरा हो जाएगा, नहीं हो रहा है, तो उसके बाद क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ चीजें माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप जाकर मिल भी लिया करें। सर, आज सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे 10 लाख करोड़ के 3,500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू हैं। हर प्रोजेक्ट का डिटेल मेरे पास भी नहीं है और मुझे उतनी जानकारी भी नहीं है, पर ये जहाँ तक ये आपने वाराणसी गोरखपुर का पकड़ा है ये प्रोजेक्ट का, इसमें कुछ दिक्कतें आई थी, जो कंपनी थी उसकी भी प्रॉब्लम्स थे और अभी ये लगभग मार्च 26 के पहले ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको मार्च 26 के बाद कोई तकरार नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 68 श्री PC मोहन। माननीय मंत्री जी। जी, जवाब पटल पर रखा हुआ। माननीय सदस्य। Sir, as per the reply given by the ministry, there is a steady growth in EV vehicle registrations in Karnataka, sir. As of now, this year about 1,70,000 vehicles have been registered, sir. My question is that the quantum of assistance sanctioned to Karnataka under central schemes including FAME 2 and PM E-Drive and related to EV infrastructure programs, together with the utilization status of such funds, sir. And my second supplementary is whether any measures have been proposed to streamline approval, strengthen grid readiness at charging locations, and ensure timely execution of upcoming EV charging projects through improved coordination among central agency, state authorities, and private charging network operators, sir. अध्यक्ष महोदय, presently 57 lakhs EVs registered in India. EV sales rates was faster than IC engines in 2024 and 2025. EV car increased by 20.8% and petrol and diesel by 4.2%. Two-wheeler EVs increased by 33% and petrol and diesel by 14%. There are three-wheelers EVs by 18% and petrol and diesel by 6%. Sir, in Karnataka, the EV growth is 16.6% and Bengaluru, it is 9.9%. Indian EV market potential is of 20 lakh crores by 2030, with rupees 1 crore annual sales of vehicle, creating 5 crore new jobs by 2030. 400 plus startups in electric two-wheelers sale increased by 21% since 2024. The lithium is very important
I remember when we had taken a decision for electric vehicle, the cost of the lithium-ion battery was $150 per kilowatt per hour. But now it is presently coming to $55 per kilowatt per hour. This is really a good indication. At the same time, there is a good news for our country that in Jammu and Kashmir, the 6 million tons, the lithium reserves are there, which is of the 6% of the world. The mining ministry is working on that for the futuristic development of our country. This is very important. And at the same time, we are already having a lot of research on the battery chemistry regarding the lithium ion, sodium ion, zinc ion, and aluminum ion. I am very much confident this is the future. But at the same time, the futuristic fuel is the hydrogen. Honorable Petroleum Minister is here. And I have also got the car, which is on hydrogen. And the car is from the Toyota. It's just like Mercedes, giving the comforts of that level. And the name of the car is Mirai. The Mirai Japanese words mean the future. And already our Prime Minister has given highest priority for green hydrogen mission, and that is to be the future. So today, presently, we are the importer of the energy, but I am confident that under the leadership of our Prime Minister, in Atmanirbhar Bharat, we will be the exporter of the energy to the whole world. And for that reason, our government is giving highest priority for development of alternative fuel and biofuel. Sir, regarding battery charging, the electric charging system, it is also a challenging field because every time the technology is changing. So remember, sir, at the time when the mobile phone started, I remember when I was in Mumbai, the phone from Ericsson, and there was a charger for every mobile phone, it was different. But at the same time, we need fast charging system. At the same time, we need charging system which can be useful for trucks, buses, scooters, three-wheelers, two-wheelers, and that is exactly very important. Constantly, the research is going on, new innovations are going on. Even in the electric two-wheelers, 400 startups are working. The charging system, a lot of people are working. But this minister, the subject is related with the three ministries. The power ministry, honorable minister is here. Their heavy industries ministries. Government has already given a lot of incentives and subsidies as far as this is with the heavy industries, and already it is to be given to all the stakeholders in the country. At the same time, Karnataka is also beneficial, but that subject is with the heavy industry. But the priority of our government is giving priority for alternative and biofuel, because we have the import of fossil fuel costing 22 lakh crore. It creates a lot of pollution. And because of pollution, you are all facing the crucial problem. I am also facing the problem in Delhi. So it is very important for the country. The policy is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. On the basis of that, government is already supporting all the policy which are going to create alternative and biofuel in automobile industry. And the last thing which I want to tell you, sir, it is to be great pride and pleasure for the country that when I taken charge as a minister, our automobile industry's number in the world was 7. And today, sir, our number is 3rd. We just surpassed Japan. The first number is USA, having the size of the industry 79 lakh crore. The second number is China is 49 lakh crore and India is 22 lakh crore. And I am confident because of electric vehicle, 100%. Honorable my colleague Mr. Puri is here. The alternative fuel, he is also working. Prahlad Joshi ji is working. Our government is working. Our government have the green hydrogen mission. The way in which we are proceeding towards the future, I am confident that the day will come that within a year, within some year, we will be number 1 in the world. So this is the bright future of this industry. We are very much supporting all the alternative fuel and biofuel. And for our ecology and environment, we have to protect the air pollution. That is the equally important for the government.